हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु एजुकेशन। मेरा नाम अनमोल निधि है और मैं समाजशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैंने पहली ही बार में आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है और यूपीएचईएससी का जो एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो भी मैंने पहली ही बार में फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफ़ाई किया है। इसके अलावा मुझे और भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, चाहे वो सोशोलॉजी से रिलेटेड हों या अदर हों, मुझे उसका काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इस एक्सपीरियंस का बेनिफिट आप लोगों को भी मिले। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसको हमने नाम दिया है समाजशास्त्र का संपूर्ण अध्ययन, जिसमें पहला लेक्चर हम कल कवर कर चुके हैं और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने आज ये सेकंड लेक्चर आपका रिकॉर्ड किया है। आई होप आपको पसंद आएगा। और हम समाजशास्त्र को एक शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने वाले हैं, है ना। और बहुत ही डिटेल में, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें से कुछ पॉइंट्स मिस कर दूं। ठीक है, आपके हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो यूपीएचईएससी का एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हो, टीजीटी का एग्ज़ाम हो या नेट हो, उन सभी में आपका बेस क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वही बेस आपका यहाँ क्लियर होगा, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं वो आपको बहुत ही कम जगह होंगे। ठीक है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत महंगे महंगे कोर्सेज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री वीडियोज़ हैं, आप इनसे बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमने पहली वीडियो में समाजशास्त्र का अर्थ, उसकी परिभाषा, ठीक है, समाजशास्त्र क्या है, ये सारी चीज़ें कवर करी थी। और उसके आगे अब जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें जैसा आप देख सकते हैं लिखा है समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बॉटम और साहब ने कहा था कि समाजशास्त्र एक शताब्दी से अधिक पुराना विषय नहीं है। यानी कि देखो, समाज का अध्ययन तो हमेशा से होता रहा है, लेकिन जो समाजशास्त्र विषय है वह बहुत ही बाद में आया, क्योंकि पहले मनुष्य का इंटरेस्ट किस में था, आपके नेचुरल साइंसेज में, है ना। वो अपने आसपास की जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं उनका अध्ययन करता था। उसने अपने समाज का अध्ययन करना बहुत ही बाद में शुरू किया। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि समाजशास्त्र का विकास होना कब से शुरू हुआ। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेजेस पढ़ेंगे, जिसमें आपकी पहली स्टेज है समाजशास्त्र के विकास की, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे अभी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, 1 सेकेंड। देखिए, साधारणतः यह माना जाता है कि समाजशास्त्र के विकास की प्रारंभिक अवस्था यूरोप से शुरू हुई है। ठीक है, अगर आपको कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि समाजशास्त्र का विकास सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ, ठीक है, तो आप यही आंसर करेंगे कि यूरोप में हुआ है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे भारतीय विचारक ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि समाज से संबंधित अध्ययन जो है बहुत पहले ही प्रारंभ हो चुका था। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो जो भारतीय विचारक हैं उन्होंने ये कहा कि जो हमारे वेद हैं, पुराण थे, उपनिषद हैं, महाकाव्य थी, जो भी स्मृतियाँ थीं, है ना, यानी कि जो भी हमारे यहाँ ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें पहले से ही समाज का अध्ययन किया जाता रहा है। ठीक है, तो वो लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि यूरोप में समाजशास्त्र का विकास पहले नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय समाज में पहले ही समाज का अध्ययन शुरू हो चुका था। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा, एग्जाम्पल दिया है कि हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आपको पता है ना, 4 वर्ण होते हैं, तो ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसका उल्लेख पहले ही हमारे जो भी ग्रंथ हैं उनमें किया जा चुका है। यानी कि समाज का अध्ययन, वर्ण व्यवस्था का अध्ययन यानी कि समाज का अध्ययन। ठीक है ना। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो भारतीय चिंतक थे उन्होंने समाज और जो जीवन की एक व्यापक व्यवस्था थी उसका विकास पाश्चात्य विद्वानों के इस दिशा में चिंतन के बहुत पहले ही कर लिया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कहना है कि वैसे ये कहा जाता है कि यूरोप में विकास हुआ है समाजशास्त्र का। ठीक है, लेकिन जो भारतीय विचारक हैं उनका ये कहना है कि भारत में पहले से ही जो समाज था उसका अध्ययन शुरू हो चुका था, यानी कि उसके बारे में जो भी विचार थे लोगों ने वो अपने देने शुरू कर दिए थे। जैसा कि एक एग्जाम्पल दिया है कि वर्णाश्रम व्यवस्था का जो हम वर्णन देखते हैं अपने ग्रंथों में, वो समाज के अध्ययन किया है, इसीलिए उन्होंने उसके बारे में लिखा है। ठीक है,
लेकिन यहाँ हमें ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो भारतीय विद्वान हैं, ठीक है, भारतीय विद्वानों के समाज संबंधी विचार जो थे, यानी कि जो हमारे भारतीय विद्वान थे उन्होंने समाज से संबंधित अपने जो भी विचार दिए हैं वो धर्म, राजनीति एवं अर्थ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, है ना। यानी कि यूरोप में जो समाज शास्त्र का विकास हुआ है वह एक समाज का वैज्ञानिक व्यवस्थित अध्ययन किया गया है उसमें शुरू, लेकिन भारत में जो अध्ययन होता था वो केवल समाज का अध्ययन नहीं था, मतलब उसमें जो वो चीज़ों का अध्ययन करते थे वो और भी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, प्लस वो व्यवस्थित अध्ययन नहीं था, ठीक है ना। फिर पश्चिमी समाजों में समाज संबंधी अध्ययनों का प्रभाव यूनानी विचारकों से शुरू हुआ, ठीक है, विचारकों से हुआ, जैसे प्लेटो, अरस्तु, ठीक है, प्लेटो की कुछ रचनाएं हैं, अरस्तु की रचनाएं हैं, वो इस दिशा में प्रमुख प्रयास थे, यानी कि समाज के संबंध में अध्ययन इन लोगों ने शुरू किया था। ये यूनानी विचारक हैं दोनों ही, और इन्हीं से प्रभावित होकर पश्चिमी समाजों में भी अध्ययन शुरू हुआ समाज का। प्लेटो की पुस्तक थी रिपब्लिक, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी कि रिपब्लिक पुस्तक किसकी है, प्लेटो की है। अरस्तु की पुस्तक है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। इन लोगों ने समाज जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं, घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन और विवरण प्रस्तुत किया है, ठीक है। यानी कि जो पश्चिमी समाजों में समाज संबंधी अध्ययन थे वो किससे प्रभावित होकर आए, वो प्लेटो और अरस्तु की जो रचनाएं थी उनसे, ठीक है, क्योंकि इनकी जो ये पुस्तकें हैं इसमें इन्होंने समाज का अध्ययन किया, जीवन का अध्ययन किया, ठीक है, सामाजिक जीवन का अध्ययन किया कि कौन कौन सी समस्याएं समाज में हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं समाज में, ठीक है। तो उनका एक व्यवस्थित अध्ययन इन्होंने अपनी पुस्तकों में किया। आपने यानी कि प्लेटो और अरस्तु ने अपनी रचनाओं में पारिवारिक जीवन, रीति रिवाजों, परंपराओं, स्त्रियों की स्थिति, सामाजिक संहिताओं आदि का विस्तृत वर्णन किया है। इन विद्वानों के विचारों में स्पष्टता का अवश्य अभाव था, है ना, यानी कि स्पष्ट रूप से इन्होंने अपनी बात को नहीं रख पाया था, और ये एक और समाज, समुदाय तथा राज्य में दूसरी ओर दर्शन एवं विज्ञान में स्पष्ट भेद नहीं कर पाए, ठीक है। यानी कि इन्होंने सारी चीज़ों का क्या करा, मिला जुला अध्ययन कर दिया, यानी कि एक स्पष्टता नहीं थी इनके विचारों में, ठीक है। यानी कि यहाँ से अध्ययन शुरू हो गया धीरे धीरे। अभी हम समाजशास्त्र की जो प्रेजेंट टाइम में स्टेज है वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। ये केवल स्टार्टिंग है कि कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी, ठीक है। प्लेटो और अरस्तु से प्रभावित होकर पश्चिमी समाजों में अध्ययन होना शुरू हो गया। अब प्लेटो और अरस्तु ने क्या अध्ययन किया था, पारिवारिक जीवन का, रीति रिवाजों या परंपराएं, भाई हम यही तो है ना, हमारे समाज में क्या है कि हमारा पारिवारिक जीवन कैसा है, हम कौन से रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, क्या परंपराएं अपनाते हैं, समाज में लोगों की स्थिति क्या है, इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो यही सब चीज़ों का अध्ययन इन्होंने अपनी पुस्तकों में किया था, लेकिन इनके विचारों में कहीं ना कहीं स्पष्टता का क्या था, अभाव देखा गया था, है ना। यानी इन्होंने विज्ञान और दर्शन दोनों को ही एक ही में मिला जुला दिया था, जिसमें कोई डिफरेंस ये नहीं कर पाए, ठीक। फिर उस समय समाज में धर्म, जादू टोनों का विशेष बोलबाला था। इसी कारण उस समय सामाजिक घटनाओं का अध्ययन प्रमुखतः वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं किया जा सका, है ना। हम जैसे कि अभी आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि समाजशास्त्र क्या करता है, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, और लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, वैज्ञानिक दृष्टि का क्या था, अभाव था, ठीक है। यानी कि समाज का तो अध्ययन हो रहा था, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय का जो समाज था उसमें धर्म, जादू टोना, अंधविश्वास, इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था, ठीक है। प्लेटो तथा अरस्तु के पश्चात समाज जीवन के अध्ययन एवं समाजशास्त्र के विकास में लुकेशियस, सिसरी, मार्कस और ठीक है, ऑरेलियस और सेंट अगस्टाइन, इनका भी विशेष योगदान रहा है। भारतीय विचारों के इतिहास में मनु एवं कौटिल्य, है ना, का योगदान भी काफ़ी, अगर हम भारतीय विचारकों में देखें तो मनु और कौटिल्य की बात करते हैं। मनु की जो किताब है मनुस्मृति, ठीक है, उसमें इन्होंने समाज का अध्ययन किया है, काफ़ी चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि स्त्रियों की क्या स्थिति होनी चाहिए, कैसी स्थिति है उस समय पे, है ना। तो ये कुछ चीज़ें, और उस समय की जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो बहुत सारी चीज़ें उस समय इन्होंने अपनी किताबों में लिखी हैं। मनु की ये लिखा भी है, देखो मनु की पुस्तक कौन सी है, मनुस्मृति, इसमें भारतीय समाज व्यवस्था का, और कौटिल्य की जो किताब है क्या है, अर्थशास्त्र नाम है, उसमें उन्होंने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की विवेचना प्रस्तुत की है, ठीक है। सभी किताबों का नाम पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था पे आते हैं, ठीक है, सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी, 6वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो 6वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक का काल समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था माना जाता है। इस काल में काफ़ी लंबे समय तक सामाजिक समस्याओं को समझने
के लिए धर्म और दर्शन का सहारा लिया जाता रहा है। ठीक है, मतलब हमारा जो पहले का समाज था, जब आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, जैसे कॉम्ट ने समाज के विकास की अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, तो हमारा समाज हमेशा से ही इतना ज़्यादा तार्किक वैज्ञानिक नहीं था, है ना। पहले का जो समाज था वो बहुत ही ज़्यादा धर्म में विश्वास करने वाला, अलौकिक चीज़ों में विश्वास करने वाला था, है ना। वो तर्क की दृष्टि से हर एक चीज़ को नहीं देखता था। उनका ये था कि अगर बारिश हो रही है तो इसका मतलब वो कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं देखते थे बारिश के पीछे। उन्हें ये लगता था कि भगवान का प्रकोप है हम पे, हमने कुछ गलती करी है तो भगवान हमें दंडित कर रहा है। ठीक है ना। तो यही इसमें लिखा है कि ये जो समय था, ये 6वीं से 14वीं शताब्दी का जो समय था, ये क्या था, धर्म और दर्शन का सहारा लिया जाता था इसमें सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए। लेकिन जब 13वीं शताब्दी में सामाजिक समस्याओं को तार्किक ढंग से समझने का प्रयत्न किया गया और धीरे धीरे सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में तर्क का महत्व बढ़ता गया। ठीक है, फिर तब क्या हुआ, थॉमस एक्विनास से और दांते की रचनाओं से भी ये बात भली भांति स्पष्ट है। इन विद्वानों ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना और समाज को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया। ठीक है, यानी कि पहले धर्म, दर्शन, अतार्किक चीज़ों को महत्व दिया जाता था। धीरे धीरे जब ये समय आगे बढ़ता चला गया, 13वीं शताब्दी का समय आया, तब धीरे धीरे लोगों में क्या हुआ, थोड़ा सा वो तार्किक ढंग से सोचने लगे। ठीक है, फिर समाजशास्त्र के विकास की 3rd स्टेज आ जाती है। इस अवस्था का प्रारंभ 15वीं शताब्दी से माना जाता है। ये ठीक है, वो कितना था, 6वीं से 13वीं शताब्दी, और ये इसकी स्टार्टिंग कब से हो जाती है, 15वीं शताब्दी से। ठीक है, 15वीं शताब्दी से माना गया है। इस काल में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग प्रारंभ हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं वही एकदम से थोड़ी ना वैज्ञानिकता आ जाती, पहले से शुरू हुई होगी ना। तो जो 2nd स्टेज थी उसमें धर्म और दर्शन का भी प्रभाव था, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तब उसमें 13वीं शताब्दी से लगभग तार्किकता, है ना, और वैज्ञानिकता आने लगी। और 15वीं शताब्दी तक आने तक जो 3rd स्टेज हम मान रहे हैं, 15वीं शताब्दी तक आते हुए क्या हुआ, वैज्ञानिकता और ज़्यादा बढ़ गई सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में। यानी कि अब ये कहा जाने लगा कि समाज में अगर कोई घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है वो ढूंढा गया, है ना। ये चीज़ कोशिश, मतलब बारिश हो रही है तो ये नहीं कि भगवान का प्रकोप है, ये नहीं माना जा रहा है, बल्कि बारिश होने का साइंटिफिक रीज़न क्या है वो ढूंढा गया कि हाँ ठीक है, क्या नाम है, धूप है, नीचे पानी है, पानी से क्या हो रहा है भाई, जो हमारा पानी है वो बाष्प बन रही है, बाष्प बन के ऊपर जाती है, बादल बनते हैं, उससे बारिश होती है। ठीक है, एक इस तरीके से उसको समझा जाने लगा, है ना। ये नहीं सोचा जा रहा है कि भगवान का प्रकोप है सिर्फ, है ना। या समुद्र में जो पानी होता है वही, और क्या होता है, मॉनसून आता है तब बारिश होती है ना। तो बहुत सारे उसके रीजंस हैं बारिश होने के। तो जो घटनाएं घटित हो रही हैं समाज में, उनके पीछे का वैज्ञानिक, है ना, उनको समझने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग प्रारंभ हो गया। इस समय समाज जीवन के विभिन्न पक्षों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जाने लगा। यानी कि जो हमारे समाज के विभिन्न पक्ष हैं, यानी भाई समाज में सामाजिक जीवन तो है ही, आर्थिक गतिविधियां भी होती हैं, राजनीति भी समाज का ही अंग है, धर्म भी समाज का ही अंग है। तो इन सभी चीज़ों का एक स्वतंत्र रूप से अलग अलग अध्ययन किया जाने लगा। पहले क्या हो रहा था, सबका मिला जुला अध्ययन हो रहा था, है ना। शुरू वाली जो 1st स्टेज में हमने पढ़ा था, 2nd में भी थोड़ा मिला जुला ही हो रहा था, 3rd स्टेज तक आते आते क्या हुआ, इन सभी चीज़ों का, जो समाज के विभिन्न पक्ष हैं, उनका अलग अलग अध्ययन शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों जैसे कि अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, इतिहास आदि का विकास हुआ। यानी कि जो अलग अलग पक्ष थे उनका अध्ययन अलग अलग विषयों द्वारा किया जाने लगा। ठीक है भाई, राजनीति का अध्ययन करना है, राजनीतिक घटनाओं का तो राजनीति शास्त्र कर रहा है, आर्थिक घटनाओं का अर्थशास्त्र कर रहा है, इतिहास जो हमारा पहले का जो मानवीय इतिहास रहा है उसका अध्ययन कर रहा है। यानी कि पहले का जो समाज, इतिहास क्या करता है, पहले के समाज का अध्ययन करता है ना, इतिहास यही तो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग समाज के पक्षों का अध्ययन अलग अलग विषयों के रूप में किया जाने लगा। इस काल के विचारकों के बौद्धिक चिंतन के फलस्वरूप समाजशास्त्र के विकास के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार हो सकी। यानी कि ये जो समय था, जो 3rd स्टेज है, 15वीं शताब्दी के बाद का जो समय है, इसमें जो लोगों का बौद्धिक चिंतन था, यानी कि उनमें जो तर्क शक्ति आ गई, है ना, वैज्ञानिकता का उनकी सोच में प्रभाव बढ़ा। तो इन सब चीज़ों के फलस्वरूप ही समाजशास्त्र के विकास के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हो सकी। ठीक, जैसे हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अगर किसी को सामाजिक समझौते का सिद्धांत समझना है तो मुझे कमेंट में बताना, हम इसको आपको एक वीडियो बना करके क्लियर कर देंगे। ठीक है,
क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पीजीटी में भी पूछा जाता है और भी अदर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया था, हॉब्स, लॉक और रूसो ने दिया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया है। ठीक है, फिर मतलब ये क्या बता रहा है कि समाज शास्त्र की एक पृष्ठभूमि यहाँ से शुरू हो गई बनना, है ना। फिर दूसरा, सर थॉमस मूर, इनकी पुस्तक है यूटोपिया। ठीक है, जिसमें इन्होंने दिन प्रतिदिन की सामाजिक समस्याओं, यानी कि रोज़ जो भी उनको समस्याएं सामना करनी पड़ रही हैं लोगों को, ठीक है, उनको समझाने का प्रयत्न किया इन्होंने इस पुस्तक में। इसी पुस्तक में आपने इंग्लैंड की सामाजिक व्यवस्था एवं तत्कालीन सामाजिक समस्याओं का विवरण भी प्रस्तुत किया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक। ये सारी पुस्तकें कब लिखी गई हैं? ये सब जब समाजशास्त्र के विकास की जो हम थर्ड स्टेज पढ़ रहे हैं, यानी कि 15वीं शताब्दी का जो समय था उसके आसपास। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज, LAW लॉ, है ना, तो स्पिरिट ऑफ लॉज में मानव समाज पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। तो ये क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज बुक किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की है। ठीक है, यूटोपिया किसकी है? थॉमस मूर की है। ओके, सामाजिक समझौते का सिद्धांत हॉब्स, लॉक और रूसो ने दिया है। 3 अलग अलग लोग हैं, एक ही नहीं है। ठीक है ना, कॉमा भी लगा है वैसे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है आपका? विको नामक विद्वान ने द न्यू साइंस, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, द न्यू साइंस में सामाजिक शक्तियों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की है। फिर जनसंख्या सिद्धांत पूछते हैं, किसने दिया था? माल्थस ने दिया था। ठीक है, जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, किसी को देखना हो तो आप उसको देख सकते हैं। हम यहाँ पे एक जो है थंबनेल लगा देंगे ताकि आप उससे जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें कब हो रही थी, यानी कि क्या बौद्धिक चिंतन शुरू हो गया, लोगों ने तार्किक रूप से सोचना शुरू कर दिया है समाज के बारे में, है ना, यानी कि समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि कहीं से जो है वो इस समय पे तैयार होने लगी। फिर जो समाजशास्त्र के विकास की चतुर्थ अवस्था है, जिसको जहाँ से हम ये मानते हैं कि यहीं से समाजशास्त्र, ये जो है समाजशास्त्र के विकास की वास्तविक अवस्था है, जो चतुर्थ अवस्था है, इसी को ही हम समाजशास्त्र के विकास की वास्तविक अवस्था मानते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र के विकास की चतुर्थ अवस्था का प्रारंभ कब से होता है? जब से आपके आते हैं कॉम्ट। कॉम्ट का जन्म कब हुआ था? 1798 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1857 में। तो ये जो कॉम्ट का समय था, इसको ही हम फोर्थ स्टेज मानते हैं, यहीं से इसका प्रारंभ हुआ है फोर्थ स्टेज का। यही समाजशास्त्र के वैज्ञानिक विकास की वास्तविक अवस्था है आपकी, है ना, क्योंकि इन्होंने ही एक विषय, यही तो विषय लेके आए हैं। वास्तविक अवस्था तभी मानेंगे ना जब विषय आ गया। एक विषय को इंट्रोड्यूस तो सबसे पहले कॉम्ट ने ही कराया था, ये हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, है ना। इन्हीं को समाजशास्त्र के क्या करते हैं? जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो फ्रांस के थे ये, फ्रांसीसी विद्वान अगस्त कॉम्ट के गुरु सेंट साइमन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके गुरु का क्या नाम था? सेंट साइमन नाम था कॉम्ट के गुरु का। भौतिक विज्ञानों के समान समाज को एक ऐसा विज्ञान बनाना चाहते थे जिसमें सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन तथा विश्लेषण किया जा सके। ठीक है, तो ये जो फ्रांस के विद्वान थे कॉम्ट, इनके गुरु सेंट साइमन, जो कि जो भौतिक विज्ञान थे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों में जैसे वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया जाता था, ठीक है, वही चीज़ ये सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में भी लागू करना चाहते थे। तो उनका कहना था कि एक ऐसा विषय बनाना चाहिए समाज के विकास समाज के अध्ययन के लिए, जिसमें सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन और विश्लेषण किया जा सके। ठीक है, इसी के परिणाम स्वरूप सामाजिक नियमों का पता लगाया जा सके। अगस्त कॉम्ट ने अपने गुरु के इन्हीं विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयत्न किया, यानी कि जो सेंट साइमन के विचार थे उन्हीं को आगे बढ़ाया कॉम्ट ने। ठीक है, आपने समाज से संबंधित अध्ययन को सामाजिक भौतिकी के नाम से पुकारा, यानी कि सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाजशास्त्र से पहले कॉम्ट ने समाजशास्त्र को क्या नाम दिया था? उसको नाम दिया था सामाजिक भौतिकी, यानी कि सोशल फिजिक्स। ठीक है, ये नाम दिया था। समाजशास्त्र सबसे पहले नाम नहीं रखा गया था, पहले नाम क्या दिया था? सोशल फिजिक्स नाम दिया था, लेकिन सेम नेम यूज़ होने की वजह से ये नाम बदल करके बाद में इन्होंने 1838 में इसको क्या नाम दे दिया था? समाजशास्त्र, यानी कि सोशियोलॉजी। ठीक है, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र के जन्मदाता या पिता, यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। क्लियर हो गया? इनके गुरु थे सेंट साइमन, उन्हीं का विचार था कि समाज के अध्ययन के लिए एक विज्ञान होना चाहिए, ठीक है, जो कि समाज की घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करेगा और
सामाजिक नियमों का पता लगाएगा और उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए कॉम्ट ने एक सामाजिक भौतिकी नाम से एक अध्ययन उन्होंने सोचा कि हाँ, अपने समाज से संबंधित एक अध्ययन को उन्होंने सामाजिक भौतिकी नाम दिया था और बाद में उसको बदल करके एक समाजशास्त्र नाम दे दिया। ठीक है, कब दिया था? 1838 में। क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इनको अलग से चाहो तो अपना नोट्स बनाते रहो या फिर इसके स्क्रीनशॉट्स लेते रहो आप लोग। क्वेश्चन हर एक चीज़ पीजीटी हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो भी फैक्ट्स हैं ये आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, समाजशास्त्र रूपी विशाल भवन का आधार अगस्त कॉम्ट के चिंतन का ही है। आपने ही सर्वप्रथम सामाजिक दर्शन और समाजशास्त्र में अंतर किया। आपने ही समाजशास्त्रीय प्रणाली का विकास किया। आपने स्पष्ट बताया कि प्राकृतिक घटनाओं के समान, यानी जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, है ना, उनकी तरह ही सामाजिक घटनाओं का भी वैश्विक तरीके से प्रत्यक्ष विधि की सहायता से अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, तो कॉम्ट ही थे जिन्होंने ये कहा कि जैसे हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं और किस में करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में करते हैं, वैसे ही हम सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं और उन्हीं वैज्ञानिक विधियों के द्वारा जैसे कि हम प्राकृतिक घटनाओं में करते हैं। ठीक है, सन 1849 यानी कि 1849 में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंग्लैंड को समाजशास्त्र शब्द से परिचित कराया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है आपका इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड के थे जॉन स्टुअर्ट मिल, 1849 में उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। बाद में प्रसिद्ध समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र के विकास में सक्रिय योगदान दिया। आपने ही अपनी रचना सिंथेटिक फ़िलॉसफी, ठीक है, ये बुक पूछी जाती है, सिंथेटिक फ़िलॉसफी किसकी बुक है? स्पेंसर की है। इसी के इस भाग में प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये भी पूछा जाता है, में कॉम्ट के विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयत्न किया। ठीक है, सिंथेटिक फ़िलॉसफी का ही एक पार्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ये दोनों ही अगर पूछे जाते हैं तो आपका स्पेंसर हो जाएगा। इसमें उन्होंने कॉम्ट के जो विचार थे उन्हीं को ही मूर्त रूप देने का प्रयत्न किया है। आपने अपने प्रसिद्ध सावयवी सिद्धांत, ठीक है, ये पूछा जाता है, सावयवी सिद्धांत किसने दिया है? स्पेंसर ने। उसमें समाज की तुलना मानव शरीर से की है। ठीक है, इनका कहना था कि जिस तरीके से जो मनुष्य होता है उसके शरीर की रचना होती है, उसके हाथ पैर, ठीक है, आँख नाक कान होते हैं, और उसी तरीके से ही समाज की भी एक रचना होती है और उसके विभिन्न अंग होते हैं, यानी विभिन्न इकाइयों के द्वारा मिलकर ही, जैसे हमारा शरीर है वो हाथ पैर नाक आँख कान, है ना, इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है, पूरी रचना बनती है। ऐसे ही समाज के भी विभिन्न अंग होते हैं और जिनसे मिलकर के समाज का निर्माण होता है। ठीक है, यही इन्होंने नाम दिया है सावयवी। सावयवी मतलब सावयव, शरीर की, है ना, शरीर की बात करी गई है। उसमें उन्होंने समाज की तुलना मानव के शरीर से की है। किसने दिया है? स्पेंसर ने। ठीक है, डायरेक्टली आपका ये भी फैक्ट पूछा जाता है। फिर सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले समाजशास्त्र विषय जो था उसका अध्ययन अध्यापन कहाँ? अध्ययन मतलब पढ़ना, अध्यापन मतलब पढ़ाना, तो पढ़ना पढ़ाना कहाँ प्रारंभ हुआ? अमेरिका का येल विश्वविद्यालय। ठीक है, क्लियर? ये सब फैक्ट्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बेसिक हैं, बहुत पूछे जाते हैं। और जो मेरे बीए और एमए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं कि ये जब तुम्हारा वाइवा होता है ना, उसमें एक एक चीज़ यही सब पूछते हैं, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल बेस है बच्चों। तो जब अगर आप कुछ नहीं बता पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपसे यही पूछा जाएगा, समाजशास्त्र के जनक कौन है, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, है ना, कुछ समाजशास्त्रियों के नाम बताओ, ये बुक किसकी है, सबसे पहले अध्ययन अध्यापन कहाँ शुरू हुआ समाजशास्त्र का। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछे ही जाते हैं आपसे और आपको याद भी होने चाहिए क्योंकि आप एक समाजशास्त्र विषय के एक विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये 4 स्टेजेस हमने पढ़ी हैं समाजशास्त्र के विकास की। अभी हम 4th स्टेज पढ़ रहे हैं। तो समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से पृथक एक स्वतंत्र एवं वैश्विक विज्ञान बनाने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान इमाइल दुर्खीम को है। ठीक है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी तो हम कॉम्ट को कहते हैं, लेकिन उसके अलावा इसमें एक बहुत ही मुख्य नाम आता है, आपका प्रमुख नाम आता है, इमाइल दुर्खीम का नाम आता है। ठीक है, उसके बाद में और ज़्यादा विषय को एक कह सकते हो ऑथेंटिक बनाने का काम किसने किया है? आपका दुर्खीम ने किया है, क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र को एक, इनको जैसे उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं, इनको एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग करके एक स्वतंत्र एवं वैश्विक विज्ञान बनाने का श्रेय किसको जाता है? ये भी फ्रांस के ही थे, फ्रांसीसी विद्वान इमाइल दुर्खीम को है। इनका जन्म हुआ था 1858। ऐसे याद रख सकते हो। कॉम्ट का कब हुआ था? कुछ चीज़ें ना थोड़ा सा
रीजनिंग लगा के याद रखा करो। हमने पढ़ा था 1798 में कॉम्ट का हुआ था और 1857 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो जब उनकी मृत्यु हो गई थी कॉम्ट की, समझ लो उसके बाद ही किसका जन्म हो गया है आपका, दुर्खीम का, 1858। ठीक है, 57 में मृत्यु उनकी हुई थी, 58 में इनका जन्म हो गया और 1917 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आपने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान माना है। सामूहिक प्रतिनिधानों के ऊपर एक वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं ये आप कमेंट में, बल्कि मुझे एक नोट्स बना करके उसमें लिख दो कि मुझे किस किस पे वीडियोस बनानी है, ताकि मैं उनको एक शॉर्ट में, एक आपका सामाजिक समझौते का सिद्धांत हो गया, दूसरा कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, ये 2 वीडियोस हम ऐड कर देंगे। ये क्या होते हैं इसी में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली ये फैक्ट पूछा जाता है कि समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान किसने कहा है, दुर्खीम ने कहा है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, एडवर्ड ने बताया कि यद्यपि कॉम्ट ने फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डाली, लेकिन वैश्विक विज्ञान यानी कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र को लाने का काम किसने किया है। ठीक है, वो कौन हो जाएंगे आपके, दुर्खीम। ठीक है, वैश्विक मतलब विषय, वैश्विक विज्ञान बनाने वाली विचारधारा का जनक कौन है, दुर्खीम को माना जाता है। समाजशास्त्र के विकास में विश्व के विभिन्न देशों के विद्वानों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। विशेषतः 20वीं शताब्दी में फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में इस विषय का काफ़ी विकास हुआ है। इंग्लैंड में इसके विकास की गति थोड़ी धीमी रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका में हुआ है। ओके, नेक्स्ट, समाजशास्त्र के विकास में इंग्लैंड के हर्बर्ट स्पेंसर। अब यहाँ से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये जो मैंने सभी जो हैं देश हैं वहाँ के समाजशास्त्रियों को अलग अलग लिख दिया है इसमें। ठीक है, तो इंग्लैंड के कौन कौन से हैं, स्पेंसर, मिल, चार्ल्स बूथ, हॉबाउस, वेस्टरमार्क, मैनहीन, गिन्सबर्ग आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा है। वहाँ 1907 में समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ। कहाँ पे, इंग्लैंड में 1907 में। फ्रांस में कौन कौन है आपके, कॉम्ट तो आ ही जाते हैं। ठीक है, सबसे मुख्य, फिर उसके बाद में दुर्खीम, टॉड, लीपले, इन लोगों ने भी समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी जो है योगदान दिया है। वहाँ 1889 में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। ओके, फिर जर्मनी में देखो समाजशास्त्र विषय को इंट्रोड्यूस कब कर दिया था, 1838 में। किसने, कॉम्ट ने। लेकिन एक प्रॉपर विषय के रूप में उसको वो नहीं ला पाए थे ना, मतलब ये तो बता दिया था कि हाँ एक विषय होना चाहिए, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करे समाज का, लेकिन उसकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, उसमें किस किस चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई थी। तो ये सब किसने किया है, बाद में दुर्खीम ने किया है। तो अध्ययन अध्यापन कब से प्रारंभ हुआ फ्रांस में, 1889 से। ठीक है, फिर जर्मनी में 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में समाजशास्त्र के विकास में जर्मनी के कौन कौन है, टॉनीज, वॉन वीज, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। आप कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जर्मनी के ही हैं ये। वीरकांड, सेमेल आदि विद्वानों का काफ़ी योगदान रहा है। अमेरिका में कौन कौन है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अभी आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि सबसे पहले अध्ययन अध्यापन कहाँ शुरू हुआ था, अमेरिका में ही हुआ था। अमेरिका का कौन सा विश्वविद्यालय था, येल विश्वविद्यालय। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो यहाँ पे समाजशास्त्र का बहुत विकास हुआ। वहाँ कौन कौन है अमेरिका के, गिडिंस, समनर, वार्ड, पार्क, बर्गेस, सोरोकिन, जिमरमैन, मैकाइबर, ऑगबर्न, पार्सन्स, मर्टन। कितने लोग हैं देखो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्सन, मर्टन, इन सबको आप बहुत पढ़ेंगे, मैकाइबर। ठीक है, यंग, कोजर, रॉस आदि ने इस दिशा में विशेष सहयोग दिया है। वहाँ 1876 देखो सबसे पहले लिखा है ना, 1876 में येल विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारंभ हो गया। तो सबसे पहले अमेरिका में, फ्रांस में कब हुआ है, 1889 में हुआ है और इंग्लैंड में 1907 में हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी जो चारों स्टेजेस थी वो कवर हो गई हैं समाजशास्त्र के विकास की। पहली अवस्था में हमने देखा कि समाज जैसे कि कहा जाता है कि सबसे पहले यूरोप, ये सब यूरोप में ही है ना, इसीलिए कहा जाता है ये जितने भी आपके देश हैं यूरोप में हैं। हमारा जो भारत है वो एशिया में आता है ना। थोड़ा सा अगर जिसने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो वो इस चीज़ को क्लियर कर जाएगा। ओके, तो ये कहा जाता है, भाई इनका ये कहना है कि यूरोप में हुआ था, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे जो भारतीय विचारक थे उनका कहना था कि नहीं, हमारे देश में भी पहले से ही समाज का अध्ययन प्रारंभ हो चुका था। फिर उसके बाद में देखा गया कि जो प्लेटो और अरस्तु से, उनसे लोगों ने प्रभावित होकर के कुछ अपने अध्ययन किए। ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो देखा कि भाई पहले के जो पहले का समय था उसमें लोग अंधविश्वासी थे, जादू टोना, इन सब चीज़ों में, यानी कि दर्शन का प्रभाव ज़्यादा था समाज के अध्ययन में। धीरे धीरे तार्किकता आती चली गई। सेकंड स्टेज पढ़ी, उसमें थॉमस और एक्विनान्से का नाम पढ़ा हमने।
ठीक है। फिर थर्ड स्टेज में आए, फिर थर्ड स्टेज में थोड़ी थोड़ी वैज्ञानिकता आ गई लोगों में, और हर एक चीज़ का जो समाज के विभिन्न पक्ष थे उनका अध्ययन करने के लिए अलग अलग विषय बना दिए गए, है ना। यहीं से आपके समाजशास्त्र विषय की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी, और जब कॉम्ट का जन्म हो गया तब इन्होंने अपने गुरु के ही विचारों को आगे बढ़ाते हुए एक समाजशास्त्र विषय इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिसका पहला नाम क्या दिया था, सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। बाद में नाम बदल के समाजशास्त्र कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि और कौन कौन से लोग थे जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया है। तो कॉम्ट के बाद में हमने दुर्खीम पढ़े हैं, स्पेंसर पढ़े हैं, ठीक है। और बहुत बाकी जितने भी हमने फ्रांस, जर्मन, अमेरिका के जितने भी आपके समाजशास्त्री पढ़े हैं, उन सभी लोगों ने समाजशास्त्र के विकास में बहुत योगदान दिया है। तो ये हो गई आपकी फोर्थ स्टेज समाजशास्त्र के विकास की, ठीक है। तो आपका अगर मतलब ये बिल्कुल बच्चों बहुत ही बेस है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करो, ठीक है। और सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझको आप कमेंट में करके बता सकते हैं, ओके। और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद हम अपलोड करेंगे, ठीक है। 2 वीडियोज़ हो गई हैं हमारी इस सीरीज़ की, और जो पहली वीडियो है उसका थंबनेल मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगी, ताकि आप उसको अगर ना देखा हो तो उसको देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके पीजीटी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी बहुत अच्छे से इसमें हो जाएगी बच्चों, ठीक है। और समाजशास्त्र जिसे ना समझ में आता हो वो एक एक करके पढ़ते चलो। मेरा मतलब ये चीज़ बिल्कुल पक्की है कि आपको हर एक चीज़ में समझ में आने लगेगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो समझ में आए ना, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं हम बोर हो जाते हैं, या हमें ये नाम नहीं याद रहते हैं, ठीक है। ये इतने सारे समाजशास्त्री हैं, इनके नाम नहीं याद रहते हैं, बच्चों सब कुछ याद हो जाता है ये, ठीक है। जब आप 1-2 बार इस चीज़ को पढ़ेंगे तो ये सब याद हो जाता है, और कोई कन्फ्यूज़न इतना सा भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब बेस समझते चलोगे धीरे धीरे तो आगे तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये जितने भी समाजशास्त्रियों के नाम लिखे दिख रहे हैं ना, इन सब ने सिद्धांत दिए हैं अपने अपनी अपनी, क्योंकि भी समाज का अध्ययन किया है तो समाज के अध्ययन के बारे में इन्होंने कहा जो होगा वो भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो वो सब हम धीरे धीरे सब कवर करेंगे आगे आने तक, ठीक है। अभी बिल्कुल हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करा है मैंने, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे, ओके। चलो, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।